हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज मैं एक बात और बताऊं कि आपकी 10th क्लास की जो पॉलिटी की जो संविधान है उसके 10th क्लास के सभी चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की पॉलिटी की क्लास आज से समाप्त हो गई है आपकी, मतलब कल ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, और अब आपका इतिहास मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी मतलब भूगोल की चैप्टर कुछ रह रहे हैं जो कि इस वीक में समाप्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक से कुछ नया करने जा रहे हैं हम। इतने पेपर होगा, इतने आपके बहुत बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी कर दूंगा मैं। वो आने वाले दिनों में मैं बता दूंगा क्या शुरू करने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 जो कि 3rd चैप्टर आपके सामने, भारत में राष्ट्रवाद। पार्ट 1 कल कर चुके हैं हम। सीधा आपके सामने स्लाइड आपके सामने है ही। क्या क्या हो चुका था कल, वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान चुके हो। इन सभी से भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके। रॉल एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन की बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं सभी तरीके से। और दांडी मार्च यात्रा मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, इसको सीधा चलते हैं अपनी पेज पर। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा तो गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था, इन कमेंट मुझे बताओ, आपको मैं समझूंगा। हाँ, पार्ट 1 आप करके आए हो। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। ये समझ लेना कि किसको क्या कहा जा रहा है। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हैं आपको लिए, आपके पेपर को लिए। ठीक है, इसके अनुसार लंदन में होने वाली गोलमेज सम्मेलन, मैंने कहा था ना कल। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन लंदन में होने वाली शामिल होने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की गई। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए, लेकिन वार्ता विफल हो गई और गांधी जी को निराश होकर लौटना पड़ा। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की बात थी। ठीक है, जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश नेता जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मीटिंग, धरना और प्रदर्शन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन 1934 आते आते आंदोलन की हवा निकल गई थी। ठीक है, इस बहुत ही चालाक है फरंगी। ठीक है, वहां पर महात्मा गांधी जी को बुला लिया और देश में उल्टा उलट पलट कर दिया सब कुछ। ठीक है, और वहां पर उस गोलमेज सम्मेलन भी हुआ नहीं था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन तो हुए थे पर उनको बस एक कहते हैं ना हाजिरी लगवानी थी, बस बात खत्म। आंदोलन के बारे में लोगों का मत, उनका मतलब जो भी यहाँ से जो मांगे थी जरूरतों को, उनको सबको खारिज कर दिया था उन्होंने। ठीक है, अब जानते हैं आंदोलन के बारे में लोगों के मत क्या थे। चाहे वो किसान हो, व्यवसायी हो, चाहे वो औद्योगिक रूप से हो। किसान फार्मर जो भाई थे, किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब था कि अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई। किसानों की तो ये लड़ाई थी कि लगान अधिक से अधिक ले जा रहे हैं ये हमसे। जब 1931 में लगान दरों से सुधार के बगैर ही आंदोलन बंद कर दिया गया तो किसान अत्यधिक निराश थे। जब 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया तो अधिकांश किसानों से भाग लेने से मना कर दिया। क्या पता कल फिर इससे बंद कर दिए गए। छोटे किसान तो यह चाहते थे कि बकाया लगान पूरी तरह से माफ किया जाए और वे अब समाजवादियों में कम्युनिस्ट द्वारा चलाए जा रहे उग्र आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। ठीक है, किसान लोग, ऐसा लगता था कि कांग्रेस धनी जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच रिश्तों में कोई सुनिश्चितता नहीं थी उस समय। कुल मिला के ये था कि गरीबों कि कोई सुन ही नहीं रहा था, चाहे वो कांग्रेस को, वो तो फरंगी तो सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट पेज आपके सामने है। व्यवसाय को मत क्या था, जो बिजनेसमैन थे उस समय। दूसरे विश्व के दौरान दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू होता है, 1939 से 45 तक चलता है और दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का व्यवसाय काफी बढ़ गया था। वे उन अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ थे जो व्यवसाय में बाधा डाल रहे थे। वे आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए और पाउंड का ऐसा विनियमन दर चाहते थे कि जिससे आयात को रोका जा सके। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का गठन 1927 में किया गया। ये क्या है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियाज।
ठीक है। FICCI इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यह व्यवसाय हितों का एक साझा मंच पर लाने के प्रयास का परिणाम था। व्यापारियों के लिए स्वराज का मतलब था गला घोट देना, अंग्रेजी नीतियों का अंत। मतलब वे ऐसा माहौल चाहते थे जैसे कि जिससे व्यवसाय फले फूले, उनका व्यवसाय बिजनेस चले। आतंकी घटनाओं, कांग्रेस को युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव में वे चिंतित थे, क्योंकि अशांत माहौल में व्यवसाय में खलल पड़ता जा रहा था। ठीक पड़ ही रहा था सभी तरीके से। औद्योगिक मजदूर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, जो कम फैक्ट्री वगैरह कारखानों में लगे थे, उनके मजदूर, उनको क्या कहते हैं, उनका भाग था, क्या हिस्सेदारी थी इन अपने भारत के अंतर्गत या इन आंदोलनों में, उनका क्या मत थे, सारी चीजें। कांग्रेस ने सविनय विज्ञान आंदोलन के प्रति औद्योगिक मजदूरों का रवैया ठंडा ही रहा उनका, तो क्योंकि उद्योगपति कांग्रेस के नजदीकी थे, इसलिए मजदूर ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। लेकिन कुछ मजदूर आंदोलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस भी उद्योगपतियों को दरकिनारा नहीं करना चाहती थी, इसलिए इससे मजदूरों का मांगों का अनसुना कर दिया जाता। काफी मात्रा में ये क्या देते थे, पैसे देते थे। ठीक है, ठीक है, इस पार्टी को चलाने के लिए। महिलाओं की भागीदारी, वोमेन्स पार्टिसिपेशन सुन लेते हैं। महिलाओं के, हमारी जो माताएं बहनें थी, उनकी क्या भागीदारी थी इन आंदोलनों में। सविनय विज्ञान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनमें से अधिकांश शहरों में रह रही ऊंची जाति से थी, ग्रामीण इलाकों में धनी घरों से थे। लेकिन काफी लंबे समय तक कांग्रेस अपने संगठन में महिलाओं की जिम्मेदारी के पद पर देने में कतराती रही। कांग्रेस केवल महिलाओं की प्रतीकात्मक भागीदारी से संतुष्ट रहना चाहती थी, सिर्फ ऐसी भी सोच थी। सविनय विज्ञान की सीमाएं क्या थी, दलित की भागीदारी क्या थी उस समय कि शुरुआत में कांग्रेस ने दलित पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं पर नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने घोषणा की कि छुआछूत को समाप्त किए बगैर स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल भी। कई दलित नेता दलित समुदाय की समस्याओं को राजनीतिक समाधान चाहते थे। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण, दलितों के लिए पृथक चुनावी प्रक्रिया की मांग रखी। ठीक है, ताकि आगे जाकर भी ये दलित को दोबारा से दबाए न जा सके। सविनय विज्ञान आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित रही और डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रक्रिया के मुद्दे पर उनका गांधी जी से टकराव भी हुआ। किनका? डॉक्टर अंबेडकर जी का। जब अंग्रेजी हुकूमत ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनंत अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और इसकी परिणति सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। इससे दलित वर्गों के लिए राज्य और केंद्र के विधायकों में आरक्षित सीट की पर मोहर लगा दी गई, लेकिन मतदान आम जनता द्वारा किया जाना था। इसमें क्या था कि जिस प्रकार से हिंदू अलग थे, मुसलमान अलग हो ही रहे थे, अपने अलग देश चाह रहे थे, उसी प्रकार से ये अंबेडकर जी अंग्रेजों के पास गए अपने मतों को लेकर। तो अंग्रेज तो चाहते थे कि इनमें से और टुकड़े हों हिंदुओं में से। ठीक है, तो उनकी मांगों को, अंबेडकर की मांगों अंग्रेजों ने तुरंत मान लिया था। ठीक है, कि इनको भी अलग देश देंगे हम। ठीक है, लेकिन फिर जब 1932 में जो पूना पैक्ट एक्ट हुआ तो उसमें अंबेडकर जी का और हमारे महात्मा गांधी जी का समझौता हुआ और हस्ताक्षर हुए। वो सभी चीजें मानामुनी जो होती है ना, वो सभी चीजें हो गई। फिर मुसलमानों की भागीदारी सुन लेते हैं। असहयोग आंदोलन के खिलाफत आंदोलन के चिन्ह पढ़ने के बाद मुसलमान के एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता गया। 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस के हिंदू राष्ट्रवादी समूह को साथ जोड़कर देखा जाने लगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक गठन बनाने की कोशिश हुई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह पृथक चुनाव प्रक्रिया की मांग को छोड़ने को तैयार थे, लेकिन वह मुसलमान के केंद्रीय विधायक में आरक्षित सीट चाहते थे। वह मुस्लिम के लिए बहुल इलाकों पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व चाहते थे। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा में M.R. जयकर ने समझौते का घोर विरोध किया। ठीक है, इससे कांग्रेस और मुसलमान के बीच में दूरी और बढ़ गई थी। ठीक है, राष्ट्रवादी की भावना। अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। जिन्ना ने जो था ना, जिन्ना एक तो पूर्वी, ठीक है, ये अपना भारत है, ये समझ लो। ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, ये है भारत अपना। ठीक है मेरे भाई, तो मतलब कि इधर तो था ही, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, दो जगह, इधर और इधर ज्यादा अधिक मात्रा में मुसलमान रहते थे। तो इसीलिए तो दो पाकिस्तान हुए थे उस समय, ये बंटवारे के समय। ठीक है, तो इसकी मांग तो यही थी स्टार्टिंग से। तो उसका विरोध किसने किया? हमारे सॉरी नहीं, हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने।
ठीक है, इसने इन्होंने घोर विरोध किया और इससे कांग्रेस और मुसलमानों की दूर हो गई और बढ़ गई। राष्ट्रवाद की भावना की सेंस ऑफ नेशनलिज्म ये होना जरूरी था, हर जाति, हर धर्म के, हर समुदाय के लोग के भीतर होना भी चाहिए थे। जब लोग यह मानना लगता है कि वह एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और कोई बात उन्हें एकता के सूत्र में बांध कर रखती है, तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। स्वाधीनता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा कई संस्कृति प्रक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ करने में अपनी भूमिका निभाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें, समझने योग्य बातें हैं, ठीक है। और मैं बता दूं तस्वीरों में राष्ट्रवाद कैसे दिखता था। राष्ट्र की पहचान तो सामान्यतः किसी चित्र द्वारा मूर्त रूप से दिया जाता है, जिससे लोग राष्ट्र की पहचान कर सकें। ये आप देख सकते हो, ये हमारी भारत माता है, जो चित्र बनाया था पंडित जी नेहरू हैं, इनके हाथ में किसकी वो है बुक, या संविधान की होगी या फिर किसकी हो सकती है, आप इन कमेंट में मुझे बता सकते हो। जूम करके पीडीएफ में देख लेना, मैं इसको शेयर कर दूंगा आज सब कुछ, ठीक है, जब भी ये चैप्टर 10th क्लास समाप्त हो जाएगी। भारत माता का चित्र मातृभूमि की परिकल्पना को कागज पर उतारती थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। इसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। विभिन्न कलाकारों ने भारत माता को अपने तरीके से प्रस्तुत किया था, जैसे आप मैंने अभी पीछे इमेज में दिखाया। लोक कथाएं, फोक टॉक जो होती हैं, कई राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रसार करने के लिए लोक कथाओं का सहारा लिया और उनका ऐसा मानना था कि लोक कथाएं ही पारंपरिक संस्कृति को सही ढंग से दिखाती हैं। राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रध्वज हम आज देखते हैं, उसका विकास कई चरणों में हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे लाल, हरा, पीला का प्रयोग हुआ। इस झंडे में उस समय के 8 राज्य के प्रतीक रूप में 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस पर एक दूज का चांद भी था और जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक था। गांधी जी ने 1921 तक स्वराज्य ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। यह भी एक तिरंगा ही था, लाल, हरा और सफेद, जिसके बीच एक चरखा लगा दिया था। किसने? गांधी जी ने, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कौन कौन से रंग के झंडे को गांधी जी ने बनाया था, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, एक तो थे लाल, हरा और सफेद, ठीक है, ये सारी चीजें। इतिहास का पूर्ण व्याख्या क्या है? कई भारतीय का मानना था कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बिल्कुल सही बात है। उन्हें लगता था कि हमारे इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से जानने की जरूरत है। वे भारत के सुनहरे अतीत को उजागर करना चाहते थे ताकि भारतीय लोगों को इस पर गर्व महसूस कर सके। तो इसी प्रकार ये आंदोलन, ये आजादी की बात है, ठीक है, आंदोलन नहीं है, सॉरी, ठीक है, 1947 की बात है, ठीक है, जो चित्र आपके सामने है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, पर मेरी चैप्टर ये समाप्त होता है, 3rd चैप्टर। नेक्स्ट करेंगे 4th चैप्टर कल, ठीक है। और अब फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 5 में, 15 में, 19 में, 21 में? तो 9 जनवरी को हमारे गांधी जी 1915 में आए थे, ठीक है। इस दिन को क्या दिवस के रूप में मनाते? इन कमेंट मुझे बताओ। सेकंड क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था। चंपारण, यरवदा, अहमदाबाद या खेड़ा? तो चंपारण इज द राइट आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। चंपारण इस बिहार में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मैंने प्रॉपर तरीके से बताया। 1916 में चंपारण था, उसके बाद खेड़ा था, फिर उसके बाद अहमदाबाद में जो सूती मिल मजदूर वाले थे, ये आपके सामने 3rd क्वेश्चन भी है। उस स्थान का नाम लिखिए जहां 1918 में सूती मिल मजदूरों की शुरुआत की थी। तो चंपारण गलत है, यरवदा गलत है, अहमदाबाद इज द राइट आंसर हो जाता है। खेड़ा 1917 में था। अब खेड़ा को बताओ 1917 में कहां पर हुआ? रॉल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 इज द राइट आंसर। किस लिए पारित किया गया बता सकता है कोई? 5th क्वेश्चन, उस स्थान का नाम लिखिए जहां जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश था और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं मेरे भाइयों, ये पूछ भी सकता है सिंपल वाले पेपरों में, जैसे आर्मी है या ग्रुप डी के एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं। 7th क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहां मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कलकत्ता में, बॉम्बे में, चेन्नई में, नागपुर में? तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? ये आपका नागपुर में हुआ था, ठीक है। ये सिंपल आंसर है, इसको प्रॉपर तरीके से आप ये रट लेना इनको, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको बताया भी हुआ है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1919, 1920, 21, 22। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसके साथ कौन सा आंदोलन चला था वो भी मुझे बता दो, किस नाम से जाना जाता है दूसरे नाम को, ठीक है, इस आंदोलन से?
उस स्थान का नाम लिखिए जहां असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया। नागपुर में, चंपारण में, चौरी चौरा में, पुणे में, चौरा चौरी में, और ये कांड 1922 में हुआ था। पूछे गए क्वेश्चन है, अब चौरी चौरा कांड के नाम को योगी सरकार ने या यूपी में किस नाम से इसका नाम बदला? पिछले साल बदला था, उस नाम से पुकारा भी जा सकता है या उस नाम को पूछा भी जा सकता है। इन कमेंट मुझे करके बताना किस नाम से जाना जाता है। आप निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं? चित्तरंजन दासू, मोतीलाल नेहरू, ए और बी दोनों। तो सी इज द राइट आंसर हो जाती है। 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ था इन दोनों के द्वारा। ठीक है, 100 साल पिछले वर्ष 100 साल हो गए थे, इसलिए इस चौरी चौरा कांड को नाम बदल दिया था। किस नाम से जाना जाता है मुझे बताओ। भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ। ये मुझे बताओ कि इंग्लैंड में तो 1927 में इसका गठन हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, पर लेकिन किस जगह पर हुआ? इंग्लैंड के अंतर्गत। ठीक है, 1927 में इसका गठन हुआ था और भारत में आई थी आगमन 1928 में। ठीक है, और क्यों इसको विरोध किया गया, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? बॉम्बे, दिल्ली, दांडी, लाहौर। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई। कब की गई? इन कमेंट बताओ। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई? ये दे रखा है, 1929 में की गई थी, 1929 में। ठीक है, सारी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए भाइयों। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस स्थान का नाम लिखिए जहां गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। दांडी, लाहौर, चंपारण, यरवदा। तो दांडी इज द राइट आंसर हो जाता है। गांधी रिबन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो 5 मार्च 1931 इज द राइट आंसर हो जाता है। ये मैंने बताई हुई है आपको। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास लिया आपने। ठीक है, उस स्थान का 18 क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा वैसे चल रहा है आज मेरा। ठीक है, इसको देख लेना। पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था और किस वर्ष? 1932 में हुआ था। किन किसके बीच में हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और आपके गांधी जी। ठीक है, ये दोनों के बीच में हुआ था समझौता। ठीक है, किस लिए समझौता हुआ ये मैंने अभी बताया आपको। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी जी है। 1909 में इनको लिखा था या प्रस्तुत किया था। ये सारी चीजें आपको मैंने बता चुकी है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, मैं एक बेसिक रूप से मैंने जहां से स्टार्ट क्लास की थी विद क्वेश्चन के साथ मैं आपको करवाता आ रहा हूं और करवाई है, और इस 10th क्लास के सभी चैप्टर को मैं विद क्वेश्चन के साथ करवाता रहूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।